हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे फिर से यूट्यूब चैनल में। तो आज हमारे साथ मैं भी जुड़ आना। चुके हैं। हाँ, तय भी आना, इधर आ जा। हिंदी में बात करेंगे हम, ठीक है? अच्छा, ठीक पंजाबी है। यूज़ नहीं करनी। ओके ओके। ओके, मेरी ऑडियंस है जो पंजाबी है। तो है पंजाबी है? मतलब सॉरी, हिंदी हाँ है, जी। मतलब मिक्स है, हाँ। सब मिक्स है। ओके। तो पहले तो अपना नाम बताओ भाई साहब, आप अपना। मेरा नाम पंकज ठाकुर। तो आप कहाँ से हो? मैं चंडीगढ़ से हूँ। ओके, आपका होम टाउन कहाँ पे है? मेरा होम टाउन हिमाचल में है, शिमला के पास। डिस्ट्रिक्ट शिमला पड़ता है उसको। ओके, तो आप वैसे क्या काम करते हो, क्या करते हो, थोड़ा अब अपने बारे में बताओ। अभी तो मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हाँ। हूँ, एमएससी इन मैथमेटिक्स में, डीएवी कॉलेज सेक्टर 10 से। ओके। तो मैंने फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए मेरा एम है कि मैं आर्मी को सर्व करूं। हाँ। तो उसके लिए मैं एग्ज़ाम्स वगैरह और उसका इंटरव्यू प्रैक्टिस मतलब देता रहता हूँ। अभी चल रहा है, इन प्रोसेस है। ओके, तो कैसे रहता है उसका, आप कैसे प्रिपरेशन करते हो और क्या तैयारी रहती है, थोड़ा डिटेल में बताओ हमें। उसके लिए अब आपको पहले उसका पता होना चाहिए कि वहाँ पे क्या चलता है। तो 5 डे प्रोसेस होता है ये। हाँ। तो उसमें फर्स्ट डे आपका स्क्रीनिंग प्रोसेस रहता है। उसमें आपको एक पिक्चर दिखाते हैं। तो उसके बाद आपको 4.5 मिनट्स मिलते हैं उस पर स्टोरी राइट करने के लिए। ओके। तो उसके बाद आपको एक रूम में बुलाया जाता है जहाँ पे आपके साथ एक 15 मेंबर्स का ग्रुप होता है। उसके बाद आपको इंडिविजुअल नरेशन, अपनी हर एक बंदा अपनी अपनी सिंगल स्टोरी सुनाता है। उसके बाद ओके। सारे बंदे अपनी मतलब ग्रुप डिस्कशन करते हैं। ओके। उसमें हमने कॉमन स्टोरी पे आना होता है। तो उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है उसमें, हम्म। तो 5 डे आगे आपके टेस्ट होते हैं। ओके। तो उसमें एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। हम्म। उसके बाद आपके ग्रुप टेस्ट होते हैं 2 दिन। और उसके बाद एक इंटरव्यू होता है। ओके। तो इस सब के लिए आपको डिफरेंट वे से प्रिपेयर करना पड़ता है। साइकोलॉजी के लिए आपको वर्ड्स के राइट करना पड़ता है, सेंटेंसेस राइट करने पड़ते हैं। ओके। स्टोरी राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और अपनी सेल्फ डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है। ओके। और इंटरव्यू के लिए आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए। आपको ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। 10 to 15 क्वेश्चंस वो एक ही बारी में पूछ लेता है कभी कभी। हाँ हाँ। तो वो आपको याद होना चाहिए कि कैसे मैं ऐसे सीक्वेंस में बना के कि याद कर सकूं। ओके। और ग्रुप टेस्ट के लिए तो आपकी बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए। जितने आप लाइवली पर्सन होंगे, जितने आप दूसरों के बारे में जानेंगे, तो वो आपको उतना ही इंक्लूड करेंगे ग्रुप में। तो ऐसे ओके। आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जो तुम्हें स्टोरी दी गई थी, या मतलब पिक्चर दिखाई गई थी, तो उस पर तुमने क्या स्टोरी बनाई और क्या पिक्चर थी, और बाकियों ने उस पर क्या किया? कुछ फ़नी रहा हो या कुछ ऐसा भी मज़ा आ गया हो वो चीज़ को देख के? फ़नी तो वहाँ पे ऐसा सच कुछ होता नहीं है, क्योंकि बहुत सीरियस मोड होता है कि सब बंदे वहाँ पे सिलेक्शन के लिए आते हैं। तो वहाँ पे कुछ फ़नी ऐसा कुछ होता नहीं ज़्यादा सर। मतलब किसी ने लॉजिकल स्टोरी अलग से ही बना दी होगी यार, ये क्या है? वो मेरी शायद सेकंड या थर्ड बारी में हुआ था कि जब मैं गांधीनगर गया था, 3FSB गांधीनगर। हाँ हाँ। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि हमें एक पिक्चर दिखाई गई थी। तो उसमें एक बंदे ने कुछ ज़्यादा ही इलॉजिकल बना रखा था। वैसे तो यू गेट 1 minute टू नरेट योर स्टोरी, है ना। ओके। तो वहाँ पे क्या हुआ कि उसने बता दिया कि पिक्चर कुछ और थी, कि हाँ। ये ऑफिसर है, उसने आगे जाके चाइना इंडिया की वॉर करवा दी, ये वो करके। और एसेसर्स भी वहाँ पे 3 एसेसर्स बैठे होते हैं। हाँ। एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर होता है, एक साइकोलॉजिस्ट होता है और एक जीटीओ होता है। हाँ। तो वो भी एक दूसरे को कोनियाँ मार के हंस रहे थे उसकी हाँ। स्टोरी पे। और उसे बिल्कुल 5-6 मिनट दे दी उन्होंने, उसकी स्टोरी पे ही हंसते रहे वो पूरे टाइम। ओके। तो ये था। मुझे इस बार जो स्टोरी दी गई थी 24 SSB भोपाल में, ओह सॉरी बेंगलोर में। हाँ। तो वहाँ पे था कि कुछ 2 पुलिसमैन थे, वो एक बंदे को उठा रहे थे, पीछे बहुत सारा क्राउड था। हाँ। तो उस पर मैंने ये स्टोरी बनाई थी कि वो एक SI है दिल्ली पुलिस में। वो अपना बैरिकेडिंग करके चेकिंग वगैरह कर रहा है। तो उसने देखा कि एक मोटरसाइकिल आ रही है वहाँ से और इम्बैलेंस होके गिर जाती है। ओके। तो वो निकलता है उसमें से, मतलब अपने मेडिकेट निकालता है अपनी गाड़ी में से, अपने जूनियर को इंस्ट्रक्ट करता है कि अपनी जीप निकाले। उसके बाद वो देखता है कि क्राउड गैदर हो रहा है, तो उन्हें शांत करता है, उन्हें कहता है कि ट्रैफिक इम्पीड मत कीजिए। और उसकी बाइक को हटाने की इंस्ट्रक्शन देता है और साथ के साथ उस बंदे को गाड़ी में लोड करता है। उसके बाद अपने हॉस्पिटल में बताता है कि ये सिचुएशन है, ऐसे करके वहाँ पे जाके पेपर वर्क कराता है, उसके घर में इन्फॉर्म करता है और वो सेफ़ हो जाता है बंदा उससे। तो ये मेरी स्टोरी थी।
ओके, बड़ी प्यारी स्टोरी थी तेरी तो। थैंक यू। तो मुझे एक बात बताना कि वहाँ पे हम जैसे हमें सुनने में आता है कि यार अलग से ही क्वेश्चन पूछते हैं कि दीवार यहाँ मतलब दीवार के पास खड़ा कर देते हैं कि दीवार से कूद के बताओ, खिड़की से कूद के बताओ। तो मुझे थोड़ा इस पे रोशनी डालना कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पे। ये थोड़ा काफ़ी इलॉजिकल सा क्वेश्चन है। ये तो पता नहीं किसने कहाँ से उठा के डाल देता है, बट वो ऐसे नहीं होता है। हाँ। वो आपको आपके बैकग्राउंड से पूछते हैं, जैसे कि अगर आप विलेज बैकग्राउंड से होंगे तो आपके क्वेश्चंस ज़्यादातर जनरल नॉलेज की तरफ नहीं होंगे, बिकॉज इंटरव्यूइंग ऑफिसर को पता होता है कि ये बंदा थोड़ा बैकवर्ड बैकग्राउंड से आया है, तो इसे मैं ज़्यादा डीप नहीं पूछूंगा, इससे ज़्यादा नॉलेज एक्सपेक्ट नहीं कर सकता ना। ओके। ठीक है। हाँ। और जो बंदा सिटी बैकग्राउंड से आता है, जैसे चंडीगढ़ हाई सिटीज़ हैं, है ना, डेवलप्ड सिटीज़ हैं, जैसे चंडीगढ़ हो गया, अपना मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, तो जनरली इन स्टूडेंट्स को ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिकॉज इनके बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि इन्हें सारी फैसिलिटीज़ मिली है बचपन से। ऐसा नहीं है कि ये फैसिलिटी से बहुत दूर है। तो जो जनरली क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि मैंने 2 इयर्स हॉस्टल किया था यहाँ पे खडूर साहिब में, तो पंजाब में पड़ता है ये एरिया। तो उसने मुझसे पूछे थे कि पहले की रिवर्स बताओ कि पंजाब में कौन सी 5 रिवर्स फ्लो करती हैं। तो ये पूछा था उसने, और डिस्प्यूट्स क्या चल रहे हैं पंजाब में क्या डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। तो मैंने बताया था कि सर पंजाब और हरियाणा का वाटर का डिस्प्यूट चल रहा है। तो उसने मुझसे यही चीज़ डिटेल में पूछ ली थी कि क्या वाटर का डिस्प्यूट तो मुझे भी पता है, अब डिटेल में बताओ। तो अगर किसी कैंडिडेट को पता है कि सतलुज यमुना लिंक के बारे में कि SYL करके कि वो यमुना रिवर है जो हरियाणा में, तो वो बॉर्डर पे ख़त्म हो जाती है, तो उसको सतलुज का अगर हम उसमें जोड़ देंगे तो पानी पूरे हरियाणा को मिल सकता है। तो अगर ये किसी कैंडिडेट को डिटेल में पता है तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और उसने मुझसे पूछा था कि नक्सलिज्म और टेररिज्म में क्या फ़र्क है। और बाकी आपका फैमिली ओरिएंटेड काफ़ी होता है कि आपके फैमिली में मतलब अपने फैमिली की वीकनेस बताओ, अपनी फैमिली की स्ट्रेंथ बताओ। तो आपको ये सब कुछ बहुत डिटेल में पता होना चाहिए और क्लैरिटी होनी चाहिए इस चीज़ के बारे में। बेसिकली क्लैरिटी होनी चाहिए। और इस तरीके के थोड़े मतलब सेंसिबल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यार लोगों ने कुछ अलग ही बना दिया कि यार ऐसा पूछा जाता है। ये चीज़ नहीं है। अच्छा, तो तेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन कौन सा रहा है, बढ़िया वाला? सबसे अच्छा दिन, सबसे अच्छा दिन तो ऐसे मैं बता नहीं सकता, बट काफ़ी अच्छे दिन थे। काफ़ी मतलब बहुत सारी ऐसे लाइफ में टाइम आए कि जहाँ पे मैंने बहुत इंजॉय किया है। तो ऐसे सच किसी को एक दिन को वो देना कि ये बहुत ही अच्छा दिन था, तो आई थिंक इट इज़ नॉट फेयर मेरे ओपिनियन में। अच्छा, तो ये तो सबसे बुरा दिन कौन सा रहा है कि यार ये चीज़ें मेरे साथ ख़राब हुई हैं तो मेरे को मज़ा नहीं आया बस? सबसे बुरा दिन तो मेरा ये मानना है कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते ही रहते हैं, बट इंस्टेड ऑफ सबसे बुरा दिन आई कुड आंसर कि सबसे इमोशनल दिन मेरे लिए कौन सा रहा है। तो सबसे इमोशनल दिन मेरे लिए यह था जिस टाइम मेरे हॉस्टल का लास्ट डे था। ओके। तो उस टाइम क्या हुआ कि मतलब हम वहाँ पे हॉस्टल में ऐसे रहते हैं, हमारे पास फ़ोन्स वगैरह नहीं थे, तो हम बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग में ऐसे ऐसे लगता ही नहीं था कि हम एक दूसरे के साथ फ्रेंड्स हैं या ऐसा कुछ है। हमें तो ऐसा फील होता था कि हम ब्रदर्स हैं, हम एक फैमिली हैं, हम हमारे भाई हैं। उनके साथ हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत टाइम स्पेंड किया, फुटबॉल खेलते थे, ये वो करके मजाक उड़ाना, कार्ड्स खेलना हॉस्टल में। तो एक फैमिली बन जाती है। तो जिस दिन वो ख़त्म होता है, हॉस्टल का लास्ट डे होता है, तो वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है कि आप अपनी फैमिली से दूर जा रहे हो। तो ये ठीक है, ये तेरे लिए मतलब सबसे इमोशनल दिन रहा है। वो सबसे इमोशनल। ओके, तो ये मुझे एक बात बता, मैं मतलब आने वाली जनरेशन से ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि तुम पुनर्जन्म में मानते हो कि अगला जन्म होगा और उस जन्म में चीज़ें अलग होगी, इसमें बिलीव करते हो? अब मुझे बाकियों का तो नहीं पता, हाँ। बट मैं पर्सनली इस चीज़ में बिलीव नहीं रखता हूँ ओके। कि पुनर्जन्म होगा। ये वो आपके पास एक लाइफ है, हाँ। बट पुनर्जन्म इज़ लाइक 50-50 चांस ना। आपको पता थोड़ी है कि आपने पिछले जन्म में क्या किया या कुछ, उससे आपको बिल्कुल कुछ होने तो वाला नहीं उससे, ये हाँ। सोच के कि भाई हाँ। मैंने पिछले जन्म में ये कुछ किया है, वो फलाना कोई फालतू की बातें है सब कुछ। हाँ। हाँ। आपको अपनी प्रेजेंट में जीना चाहिए, हाँ। ठीक है। प्रेजेंट को अच्छा बनाओ, उसके लिए एफर्ट्स डालो, आपका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, और प्रेजेंट को एंजॉय करो। सबसे बड़ी बात तो यही है।
वेरी नाइस ब्रो। तो मुझे ये बता कि लाइफ को तू किस तरीके से देखता है, तेरे लिए लाइफ है क्या? लाइफ एक तो फुल ऑफ टीचिंग्स है लाइफ, हम्म कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है हम्म और एवर मतलब चेंजिंग है। इट्स लाइक ए फ्लोइंग रिवर जस्ट बिसाइड अस, कि एक चलता रहता है, अगर आप रुकना नहीं है बस। जिस दिन अगर आप रुक गए तो वो तो रुकोगे तब जब आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। हाँ, ठीक है, आपको कंटिन्यूसली ग्रो करना है। हाँ, ठीक है, तो ये लाइफ है, इंजॉय करो इसको, अच्छा है, बढ़िया है। अच्छा, बढ़िया है, ठीक है। कि अपने फ्रेंड्स को टाइम दो, अपने फैमिलीज को टाइम, सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स को टाइम दो। ठीक है, आपके पेरेंट्स ने आपके लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, एग्जैक्टली। है ना, कि आप मतलब आपको बेस्ट देते हैं, चाहे उनकी कैपेबिलिटीज से चाहे वो चीज़ें बाहर होती है, बट आपको स्टिल प्रोवाइड, अगर आप जैसे तारे भी मांग लोगे ना, तब भी आपके पेरेंट्स 100% एफर्ट डालेंगे कि मैं अपने बच्चे को तारे ही ला के दूंगा। तो वो है, अपने फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप चाहे अपना बड़ा सर्कल बहुत बड़ा मत रखो, एक छोटा सर्कल रखो, और उसमें ऐसे फ्रेंड्स रखो कि जिनके साथ आप सब कुछ शेयर कर सकते हो, अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपने ड्रीम्स, अपने सेटबैक्स, और जो आपके इन चीज़ों को मतलब सिक्योर रखें, ऐसा फैलाए ना कि गॉसिप वगैरह कर रहे हो तो चीज़ें फैल रही हैं ये वो करके। तो अपना छोटा सर्कल रखो और क्वालिटी सर्कल रखो, तो वो चीज़। ये भी सही है। कभी कभी हमें पेरेंट्स ऐसे भी बोल देते हैं कि यार ये चीज़ें नहीं बन पा रही तो कुछ और ट्राई कर लो, कुछ अलग से प्लान देख लो। तरीके से टैकल करते हो कि यार मेरे लिए मतलब मेरे लिए ये सपना है, मेरे लिए ये चीज़ें हैं, मेरे लिए सब कुछ है, तो मैं इसमें एफर्ट ही करना चाहूँगा। मेरे ओपिनियन में एटलीस्ट अपने 2 प्लान तो रखो ए बी। हाँ, ए एंड प्लान बी होना चाहिए। अगर ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपका प्लान बी है तो आप ऐसे 100% एफर्ट ए प्लान की तरफ नहीं डालो, बकवास चीज़ है। आप दोनों की तरफ एफर्ट डालो। ऐसे पहले अपना प्लान बी सिक्योर करो, कि जैसे अगर मेरा जैसे आर्मी का है तो मैं अभी इस टाइम पे 12 SSBs दे चुका हूँ। तो SSB टाइप इंटरव्यू प्रोसेस 5 टाइम्स वाला, तो मैं 12 बार ये दे चुका हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक ही दिन में ये चीज़ मिल जाएगी, किसी किसी को बहुत लकी होते हैं कि जिन्हें एक बारी में ही मिल जाता है। तो कभी कोई बंदा ऐसा नहीं होता, कभी किसी को बहुत इम्प्रूवमेंट की लोड होती है, तो वो टाइम के साथ इम्प्रूवमेंट होएगी। तो ऐसे नहीं है कि आपको एक दिन में ये मिलने वाला है। तो प्लान बी यहाँ पे काम आता है, कि आप प्लान बी रखो, क्या पता आपके लिए डेस्टिनी ने कुछ और रखा हो। ये भी है ना, डेस्टिनी भी कुछ भी आपके नसीब में ला सकती है। अगर कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही तो आपको किस्मत कहीं और ले जाना चाह रही है, तो वो हमारे लिए जो भी करेगी बेस्ट ही करेगी। तो ब्रो मुझे एक चीज़ और बताना, तुम्हारा बॉलीवुड में सबसे फेवरेट एक्टर कौन है? मुझे ऐसे कुछ मतलब अच्छी पिक्चर्स देखना मुझे पसंद है। हाँ। मैं अपने आप को ऐसे एसोसिएट नहीं करता हूँ कि एक एक्टर की तरफ, कि ये एक्टर अच्छा है, ये है वो है। तो सबसे फेवरेट मूवी कौन सी रही है? सैम बहादुर मैंने देखी थी, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी और काफ़ी अच्छी थी। विकी कौशल की। हाँ, विकी और कौशल वो की। आर्मी से भी थी तो इसीलिए भी थोड़ा वो काफ़ी उन्होंने अच्छा, बहुत अच्छा पोर्ट्रे किया है। हिज वॉकिंग स्टाइल ना, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का वॉकिंग स्टाइल, जैसे बोलने का तरीका काफ़ी मतलब बहुत क्लोज उस कैरेक्टर के पहुंच चुके थे। करेक्ट नहीं, मतलब अपने आइडियल बोलूँगा मैं, कि हमारे आइडियल के बहुत ही क्लोज पहुंच गए थे वो। वाह। तो उनके बारे में थोड़ा बताओ, सैम बहादुर जी के बारे में, जो आपको अलग से पता है। मतलब जितना मुझे पता है कि वो सबसे पहले फील्ड मार्शल थे, तो ये मैंने पढ़ा है कि ये रिटायर्ड नहीं होते, अपनी लाइफ टाइम तक सर्विस करते हैं। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने बहुत मतलब उन्होंने तो पार्टीशन देखा था। तो सबसे पहले जैसे मूवीज़ में भी दिखाया था कि उन्होंने सबसे पहले बोला था कि मैप्स कॉपी कर लो पाकिस्तान के, तो वो काफ़ी टैक्टिकल चीज़ है। और उन्होंने कभी ऐसे अपने सबॉर्डिनेट्स को वो नहीं हुआ कि मतलब जैसे एक टाइम था कि डिफेंस मिनिस्टर थे, पता नहीं कौन से मिनिस्टर से, तो मूवी में भी दिखाया है कि उसे बोल देते हैं कि मुझे ये कोल्ड ड्रिंक ला के दे, ये वो करके। वो ही वॉज ए यंग लेफ्टिनेंट, एक साइड में होता है, तो उसे बोल देते हैं कि ये मेरे लिए ये ला के दे। तो उसे वो मिनिस्टर को उस मतलब प्यार से बट करेक्ट करते हैं कि सर ये ही इज़ ए यंग लेफ्टिनेंट है ना, तो आप थोड़ा
एटिकेट्स के साथ। हाँ। तो वो चीज़ है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और एक और बात थी कि डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्हें पूछ रहे थे कि आपको आप तब वो ही वॉज नॉट ए जनरल, आई थिंक दैट टाइम ही वॉज ए लेफ्टिनेंट जनरल, उससे एक पोस्ट नीचे थे। तो वो पूछ रहे थे कि तुम्हारा जनरल के बारे में क्या वो है, थॉट्स हैं। तो मतलब वो इंटीग्रिटी की आ जाती है फौज की, कि अगर आप मतलब मुझसे पूछ रहे हो कि मेरे सुपीरियर्स के बारे में मेरा ख्याल क्या है, तो कल को अगर मैं सुपीरियर बन जाऊंगा तो आप मेरे सबॉर्डिनेट से पूछोगे वही चीज़। तो वो वहाँ पे भी उसे करेक्ट करते हैं। एंड ही वॉज वेरी ब्रेव। उनके बहुत सारी गोलियाँ भी लगी थी, जापानीज़ ने मार दी थी। तो उस टाइम पे भी ही वॉज ऑन हिज बेड, मतलब अभी तो बेड पे थे, मतलब काफ़ी क्रिटिकल था वो। तो उस टाइम उससे डॉक्टर पूछते हैं कि व्हाट हैपेंड, तो वो कहते हैं कि ए म्यूल किक्ड मी। तो वो काफ़ी मतलब इतने क्रिटिकल सिनेरियो में भी somebody is joking, तो वो काफ़ी मेंटल फोर्टिट्यूड के बारे में बताता है। ओके। तो ब्रो तुम पॉलिटिक्स को किस तरीके से देखते हो जो आजकल चल रही है, या तुम अगर चूज़ करना चाहो किसी लीडर को तो किस तरीके से चूज़ करोगे उसे? ये 2 क्वेश्चन है मेरे एक साथ। पॉलिटिक्स एज सच मेरा इतना ज़्यादा पॉलिटिकल व्यू तो नहीं है कि अब मुझे मुझे इतना तो सब कुछ पता नहीं है, बट ये जो अभी मतलब फौज पॉलिटिक्स ने किया है कि अग्निवीर को लेके, है ना, कि पहले जो बंदा फौज में भर्ती होता था, उसका शॉर्ट था कि वो मतलब शॉर्ट नहीं, मतलब उसके मतलब अचीवमेंट्स के टाइम की, वो उसके कोर्सेज के टाइम कितने कोर्सेज करता है, बट ही वाज श्योर कि वो 65 तक सर्व करेगा ही करेगा, है ना। तो आजकल हम ये अग्निवीर का देख रहे हैं कि 5 साल सर्व करेंगे, उसके बाद उनका परफॉर्मेंस पे देखेंगे कि भाई उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसके बाद 25% हम रिटेन करेंगे, बाकियों को छोड़ देंगे। तो आई थिंक यहाँ पे मतलब ये तो पॉलिसीज ने इसलिए सोचा है क्योंकि एक तो पैसा बचाने के लिए थोड़ा सा, कि फौज का बहुत सारा पैसा ना पेंशन्स और ये सर्विसेज देने में ही निकल जाता था, कि हम मॉडर्नाइज नहीं कर पाते थे फौज को। हमने जैसे न्यू वेपन्स खरीदने हैं या मिसाइल्स लेनी है, हॉविट्ज़र लेने हैं न्यू, तो वो सोच के इन्होंने ये चीज़ कर दी। बट ये चीज़ मतलब ये पॉलिसीज़ के मैं थोड़ा वो हूँ, इसे थोड़ा हमें रिन्यू करना चाहिए। हाँ, मतलब ये मेरे हिसाब से गलत है। इतने करप्शन होते हैं, इतनी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ का पैसा बचाकर लगाया जा सकता है, लेकिन जो जवान हैं वो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, आप उनसे उनकी चीज़ें छीन रहे हो, राइट्स छीन रहे हो, वो मेरे को लगता है वो गलत है चीज़। और भी है कि जैसे अगर आपको पता है कि आप 5 साल तक ही सर्व करोगे और उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको रखा जाएगा, तो ये काफ़ी मतलब एक तो जब फौज में जाता है बंदा तो एक फैमिली बन जाती है उसकी, वहाँ पे भी वो एक दूसरे के लिए गोली खाने के लिए तैयार होता है, ठीक है, उसे पता है क्योंकि फौज कल को उसके फैमिली का अच्छा टेक केयर करेगी, उसके बाद भी उसके बच्चे को अच्छे फैसिलिटीज़ मिलेंगी, उसकी फैमिली को अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। बट यहाँ पे कुछ श्योर नहीं है आपको, अगर आप कल को इन सर्विस फोर्स मार्टियर हो जाते हो अग्निवीर, एज ए अग्निवीर, तो आपके बच्चे को कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई सिक्योरिटी नेट नहीं है वहाँ पे। तो वो चीज़ काफ़ी ख़राब है। और अब एक अग्निवीर जब जाता है अंदर फौज में, तो वो देखता है कि मुझे 40,000 सैलरी मिल रही है उसी रैंक पे, और वो देखता है कि उसके साथ वाले जो उनसे पहले लग चुके हैं, उनकी सैलरीज 80,000 में आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा टेंशन तो क्रिएट करता ही है उसके माइंड में, है ना। तो ये चीज़ है, क्योंकि फौज ऑन द वन हैंड इक्वलिटी की बात करती है कि सब इक्वल हैं, क्योंकि इसमें कोई कोटा नहीं होता ना, SC OBC या ऐसा कुछ यहाँ फौज में चलता नहीं है। और ऑन द अदर हैंड कि यहाँ पे एक बंदा अग्निवीर है, तो उसके साथ मेरे हिसाब से तो ये इनइक्वालिटी ही हो रही है। बिल्कुल सही बात है। ब्रो तुम इन भूत प्रेत वगैरह में मानते हो चीज़ों में, या कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो? भूत प्रेत अगर कंटिन्यू
मेरा ये मानना है कि अगर जैसे हम भगवान में बिलीव करते हैं, ठीक है, तो उसके पैरेलल ही नेगेटिव पावर्स भी होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। अब आप ऐसा नहीं सोच सकते कि अब अच्छा एग्जिस्ट करता है, बुरा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एज सच नहीं होता है कि बुरी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं। ये हुई हमारी पंकज जी से बात। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन भर दो यार, अच्छे कमेंट करके। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो तू भी ये देखना पूरी वीडियो में, ओके। वॉच टाइम बढ़ेगा।